देखो आपको याद होगा जब हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे थे तो फंक्शंस में हम लोगों ने नंबर ऑफ फंक्शंस के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। एक्चुअली वो नंबर ऑफ फंक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ही आया है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है और सेट में मान लीजिए A1 A2 से लेकर के AM एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट मान लीजिए B है और इसमें B1 B2 से लेकर के Bn एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब हमसे कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B, A से लेकर B तक कितने फंक्शंस बनेंगे। देखो अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप ऐसे समझो कि मेरे पास M बॉल्स हैं और N बॉक्सेस हैं। देखो अब बॉल्स और बॉक्स वाला जो सवाल था उसमें क्या था कि मैंने बताया था कि मान लो बॉक्स बहुत बड़े बड़े हैं और एक बॉक्स में कितनी गेंदें भी जा सकती हैं। तो जैसे A1 को रखने के n तरीके, A2 को भी रखने के n तरीके, क्योंकि देखो फंक्शन में क्या होता है कि दो पॉइंट सेम जगह पर जा सकते हैं। जैसे मान लो A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3। तो ऐसा हो सकता है कि दो पॉइंट सेम y ले लें, मतलब दो अलग अलग x सेम y ले लें, ऐसा हो सकता है। दो अलग अलग x के लिए y सेम हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है तीनों x के लिए y सेम हो जाए। तो मतलब सारी की सारी गेंदें एक ही डिब्बे में जा सकती हैं, फंक्शन में ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक x के लिए दो अलग अलग y हो जाएं। एक x के दो y होते हैं तो फिर वो फंक्शन नहीं कहा जाता। 1x के लिए 2y नहीं हो सकते, मतलब एक बॉल दो अलग अलग डिब्बों में जा नहीं सकती, और वो तो वैसे भी नहीं जा सकती है। एक गेंद दो अलग अलग डिब्बों में तो वैसे भी नहीं जा सकती है ना। हाँ, दो गेंदें, तीन गेंदें, चार गेंदें सेम डिब्बे में आ सकती हैं। तो यही चीज़ फंक्शन में भी होती है। 2x, 3x, 4x के लिए सेम y हो सकता है, लेकिन x के लिए अलग अलग y नहीं हो सकते। तो मतलब ये वही बॉल्स और बॉक्सेस वाला ही सवाल है कि हमारे पास m डिफरेंट बॉल्स हैं और n डिफरेंट बॉक्सेस हैं। हमें बॉल्स को बॉक्सेस में रखना है, एक बॉक्स में कितनी भी बॉल जा सकती हैं। तो देखो जैसे A1 को रखने के कितने वेज होंगे, n। A2 को रखने के भी n वेज, A3 को रखने के भी n वेज, सबके n वेज होंगे। तो आंसर क्या हो गया बोलो, n की पावर m हो गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B। और ये हमने पढ़ा था। देखो अब जैसे इसमें अगला होता है कि टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस। देखो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस। अब वन में क्या होता है कि दो x सेम y पर नहीं जाएंगे। वन में क्या होता है, अलग अलग x का, मान लो ये A1 है, A2 है, A3 है, और ये मान लो B1 है, B2 है, B3 है। तो अलग अलग x का y अलग अलग होना चाहिए, ऐसा वन में होता है। तो मतलब अब एक बॉल एक ही जगह पर जाएगी। तो अब अगर एक बॉल एक ही जगह पर जाएगी तो ऑब्वियस है जो n है वो m से, है ना, बराबर या इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। n ज़्यादा होना चाहिए और m कम होना चाहिए, तभी एक बॉल एक ही जगह पर जा सकती है। वरना अगर मान लो बॉक्सेस कम हुए और बॉल्स ज़्यादा हुई तो एक बॉल एक डिब्बे में नहीं रख सकते, है ना। तो इसके लिए बॉक्सेस जो है वो बॉल्स की तुलना में ज़्यादा होने चाहिए, हाँ, या बराबर भी हो सकते हैं। तो n m से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, तभी हम वन फंक्शन बना सकते हैं, है ना। वन फंक्शन का मतलब क्या कि एक एलिमेंट एक ही जगह पर जाएगा, एक बॉल एक ही बॉक्स में जाएगी, ध्यान दो। तो अब देखो जब एक जगह पर एक ही चीज जाती है तो इसी को हम परमुटेशन कहते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी npm, ध्यान दो npm। लेकिन इसके लिए n को m से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो एक जगह पर एक ही चीज़ रखनी है और इसी को हम परमुटेशन कहते हैं कि एक जगह पर एक ही चीज़ रखनी है ना, क्योंकि एक x के लिए एक ही y होना चाहिए, दो अलग अलग x के लिए सेम y नहीं हो सकता। अब हमें एक बॉक्स में एक ही बॉल रखनी है, तभी हमें नंबर ऑफ वन फंक्शंस मिलेंगे। देखो तीसरी बात, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस।
तो ऑन टू फंक्शंस देखो कब बनेंगे, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में कोई भी एलिमेंट खाली ना छूटे बी का। अब देखो जैसे यहां पर बी के 2 एलिमेंट खाली छूट गए, ये ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल होगा जब m जो है वो n से ज़्यादा या कम हो। अगर मान लो गेंदे हैं कम और डिब्बे ज़्यादा हैं तो डिब्बा तो खाली छूटेगा ही। मान लो 3 गेंदे हैं और 5 डिब्बे हैं तो भाई 2 डिब्बे तो खाली छूटने ही छूटने हैं। तो अब यहाँ पर गेंदों की संख्या डिब्बों से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब m ग्रेटर इक्वल टू n होना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि ऑन टू फंक्शंस में हम ये चाहेंगे इस सेट का कोई भी एलिमेंट खाली मत छूटे, है ना। ऑन टू फंक्शन में हम ये चाहते हैं कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। अगर सेट के एलिमेंट खाली छूटे, अगर सेट बी के एलिमेंट खाली छूटे तो क्या होता, वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। तो इसके लिए मतलब ये हुआ कि कोई भी डिब्बा खाली ना छूटे। अब तुमको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि n गेंदें हैं, 8 डिब्बों में रखनी है और कोई डिब्बा खाली ना छूटे। आपको याद होगा ये कॉन्सेप्ट, है ना, कि n बॉल्स हैं, इनको r बॉक्सेस में रखना है और हम चाहते हैं कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे, नो बॉक्स इज एम्प्टी। तो फार्मूला क्या था, r की पावर n माइनस RC1 r माइनस 1 की पावर n प्लस RC2। मैंने बताया था, देखो ये फार्मूला कई जगह पर अपने काम आया, कोई भी बॉक्स खाली ना छूटे, तो यही फार्मूला यहाँ पर लगाना है ना। देखो कैसे, ये n और ये r, ये n और ये r, तो क्या हुआ बोलो, n की पावर m माइनस NC1 n माइनस 1 की पावर m प्लस NC2 n माइनस 2 की पावर m माइनस NC3 n माइनस 3 की पावर m एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो ये ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला वही है जो हम बॉल्स और बॉक्सेस के केस में किया करते थे, ऑन टू फंक्शंस, है ना। अब देखो क्या होता है, इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, क्या देखो, सिग्मा माइनस 1 की पावर n माइनस r NCr r की पावर m, और r वेरीज फ्रॉम 1 टू n, इसको ऐसे भी लिखते हैं। एक ही बात है, ये दोनों सेम चीजें हैं। सेम क्यों है, जैसे r की जगह n रखो तो ये टर्म मिलेगा, देखो अगर r की जगह n माइनस 1 रखो तो ये टर्म मिलेगा, r की जगह n माइनस 2 रखो तो अपने आप ही ये टर्म मिलता जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है। ये फार्मूला वही है जो हम बॉल्स और बॉक्सेस वाला करते थे, कोई बॉक्स खाली ना छूटे, ठीक है। इसके बाद देखो फोर्थ में, अब देखो यहां पर ध्यान दो, ऑन टू फंक्शंस के लिए m n से बड़ा होना चाहिए, 1 फंक्शन के लिए n m से बड़ा होना चाहिए। अब हम चाहते हैं क्या, बोलो, टोटल नंबर ऑफ 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, मतलब हम अब चाहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो देखो फंक्शन बाइजेक्टिव तभी बनेगा जब m और n आपस में बराबर हो जाएं, ध्यान दो, क्योंकि हम चाहते हैं 1 भी हो, ऑन टू 1 कब होगा, जब एक में एक एलिमेंट जाएगा, ऑन टू कब होगा, जब कोई खाली ना छूटे। तो वैसे भी देखो ऑन टू की कंडीशन में m ग्रेटर इक्वल टू n और 1 की कंडीशन में n ग्रेटर इक्वल टू m, तो दोनों कंडीशन हम चाहते हैं दोनों सेटिस्फाई हो, तो दोनों तभी सेटिस्फाई होंगी जब m और n बराबर होंगे। और ऑन टू फंक्शन का मतलब एक जगह पर एक ही चीज जाए, जैसे मान लो क्या हो रहा है, एक जगह पर एक ही चीज जाए, तो एक जगह पर एक ही चीज जाए का मतलब देखो जैसे ये हुआ कि मान लो जितनी गेंदें हैं उतने ही बॉक्सेस हैं। मान लो यहां पर 4 गेंदें हैं और 4 ही डिब्बे हैं, तो अब जैसे पहली गेंद को रखने के 4 तरीके, दूसरी गेंद को रखने के 3 तरीके, फिर 2 तरीके, फिर 1 तरीके, देखो ये 4 फैक्टोरियल हो गया, है ना। मतलब यहां पर m और n बराबर हैं, जितनी बॉल्स हैं उतने बॉक्सेस हैं। तो ऑन टू फंक्शंस, 1 ऑन टू फंक्शंस का फार्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल या m फैक्टोरियल या npn, कुछ भी कह लो, है ना, क्योंकि m और n बराबर हो गए। तो ये भी m है, ये भी m है, मान लो दोनों n है, दोनों n है, तो फार्मूला हो गया n फैक्टोरियल, है ना। m फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, की बात है, क्योंकि m और n बराबर है। तो ये 1 एंड ऑन टू फंक्शंस को निकालने का फार्मूला होता है। npn लिखें या n फैक्टोरियल लिखें, बात बराबर है।
क्योंकि एक जगह पर एक ही चीज़ रखनी है। मतलब ऐसे समझो कि 4 आदमी हैं और उनके बैठने के लिए चारों कुर्सियां हैं, जितना बॉल्स हैं उतने बॉक्सेस हैं। मतलब जैसे मान लो 4 आदमी हैं, उनके बैठने के लिए 4 ही कुर्सियां हैं, तो 4 आदमियों को 4 कुर्सियों पर बैठना है तो 4 फैक्टोरियल। 5 आदमी हैं, 5 कुर्सियां हैं, उनको बैठना है तो 5 फैक्टोरियल। वही चीज़ है, जितनी बॉल्स हैं उतने ही बॉक्सेस हैं, तो बॉल्स को बॉक्सेस में रखना है और एक जगह पर एक ही रखना है। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा बोलो, n फैक्टोरियल या npn। देखो ये वही फार्मूला है जो हमने 1 में लगाया था, बस m बराबर n कर देंगे। अगर m बराबर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, npn कह दो या n फैक्टोरियल कह दो, बात बराबर है, ध्यान दो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फंक्शन में भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 ऑन टू फंक्शन। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहां पर मान लो हम एक फार्मूला पढ़ें कि टोटल नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शंस, है ना। मान लो हमसे कहा जाए कॉन्सेप्ट कि हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शंस चाहिए, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शंस। तो अगर देखो हमें टोटल नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए तो इसका मतलब देखो ये हुआ, अब ये हो जाएगा NCM। ध्यान दो, NCM। क्यों, देखो उसकी वजह ये है, इंक्रीजिंग फंक्शन में देखो क्या होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन तब कहते हैं जब जैसे जैसे x बढ़ता जाए उसका y भी बढ़ता जाए, है ना। फंक्शन को इंक्रीजिंग तब कहते हैं, इंक्रीजिंग ये एक्चुअली यहां पर इंक्रीजिंग से मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। यहां पर इंक्रीजिंग से मतलब है, ध्यान देना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, ध्यान देना, y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब जैसे मान लो मैंने कहा हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B है। मान लो यहाँ पर है 1 2 3 4 और यहाँ पर है मान लो 5 6 7 8। अब देखो फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा कि अगर मान लो 1 जाता है 5 पर तो 2 को कन्फर्म में 6 पर जाना चाहिए, 3 को कन्फर्म में 7 पर जाना चाहिए, 4 को 8। जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ता जाएगा, है ना। कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग का मतलब अगर x ज़्यादा है तो करस्पॉन्डिंग y भी ज़्यादा है। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ता जाएगा, बड़े x का बड़ा y। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि जैसे मान लो मैंने कहा हमारे पास 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर है 1 2 3 4 से लेकर 10 तक चीज़ें हैं। अब ऐसे मान लो अगर 1 गया 3 पर तो 2 को उससे बड़े पर जाना चाहिए, 3 को उससे भी बड़े पर जाना चाहिए और 4 को उससे भी बड़े पर जाना चाहिए, मान लो, है ना। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि जैसे हम अब क्या चाहते हैं, अब एक्चुअली हम यहाँ से 4 चीज़ों का सिलेक्शन चाहते हैं। मतलब अगर 1 3 पर गया, 2 5 पर गया, 3 7 पर गया तो 4 10 पर गया। अब हम इनको अरेंज नहीं करेंगे, अगर अरेंज कर दिया तो वो हो जाएगा परमुटेशन, उल्टा नहीं चाहेंगे। मतलब हम यहाँ पर जो हमारे पास 10 चीज़ें हैं उन 10 चीज़ों में से 4 चीज़ों का सिलेक्शन चाहते हैं और वो 4 चीज़ें एक ऑर्डर में होने चाहिए। इसलिए यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो NCM का यूज़ करना। और ध्यान देना यही फार्मूला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी है, ऑल्सो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। एक ही बात है ना, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी NCM है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी NCM है, ध्यान देना। और एक बात और ध्यान देना, अब यहाँ पर n को m से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए तभी ये सही है, इसके एलिमेंट इससे ज़्यादा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए तभी ये फार्मूला सही है, नहीं तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी में देखो ये नंबर ऑफ फंक्शंस के कॉन्सेप्ट है सारे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन निकालते हैं या नॉन इंक्रीजिंग। जैसे मान लो यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं,
इस सेट में A1 A2 से लेकर के AN तक एलिमेंट्स हैं, और मान लो इस सेट में B1 B2 से लेकर के BR तक R एलिमेंट्स हैं। इसमें N एलिमेंट्स हैं, इसमें R एलिमेंट्स हैं। अब हमको चाहिए है, देखो, टोटल नंबर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी चाहिए हो सकता है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी चाहिए हो सकता है, और दोनों का ही आंसर होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। देखो अब ये फार्मूला हमको याद है, इसलिए हमने देखो ये एलिमेंट बदल दिए, इसको n कर दिया, इसको r कर दिया, तो ये आंसर होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। टोटल नंबर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस या टोटल नंबर ऑफ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो ध्यान दो, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब या तो कांस्टेंट हो या इक्वल या ग्रेटर हो। देखो जैसे ये फंक्शन इंक्रीज किया, कांस्टेंट हुआ, इंक्रीज कर गया, है ना, ये हो गया नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब या तो इंक्रीज करे या कांस्टेंट हो। इसी प्रकार नॉन इंक्रीजिंग का मतलब या तो डिक्रीज करे या कांस्टेंट हो। अब इसका फार्मूला देखो यहां पर ये है, देखो ये फार्मूला याद करो, वही है जिसमें हम n एक जैसी चीजों को r डिफरेंट चीजों में बांटते थे, है ना, n एक जैसी चीजों को r अलग अलग लोगों में बांटते थे। ये फार्मूला कब लगता था? जब ऐसा होता था x1 x2 से लेकर के xr बराबर n। तो मैंने बताया था कि n डिफरेंट चीजें r अलग अलग आदमियों में बांटनी है, तो ये फार्मूला वहां पर आता था। या ऐसा कह दो कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये हुआ करते थे। तो देखो ये फार्मूला कई जगह पर काम आया। एक तो यहां पर काम आया था कि मान लो n एक जैसी चीजें r लोगों को बांटनी है, एक यहां पर काम आ रहा है। फिर मैंने बताया था कि यहां पर भी काम आता है। मान लो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस r है, और इसमें हमें चाहिए है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, तो वो भी यही होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, है ना। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर है और x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो भी यही फार्मूला। तो इसलिए इस फार्मूले को याद है हमें, इसलिए हमने एलिमेंट्स को यहाँ बदल दिया, इसमें n ले लिया, इसमें r ले लिया, है ना। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज है कि जैसे इसमें क्या हो सकता है, अगर a1 b1 पर गया है तो a2 b2 पर जाए या a2 b1 पर भी आ सकता है। मतलब ऐसे मान लो एक पॉइंट x1 है, उसकी वैल्यू y है, तो x2 की वैल्यू भी y हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला आया। मतलब हमारे पास क्या है कि n एक जैसी चीज़ें हैं, इन्हें r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब हो सकता है 3 चीज़ें एक के पास चली जाएं, अगली 2 चीज़ें एक के पास चली जाएं, बाकी सब अलग अलग के पास जाएं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये फार्मूला आया, n एक जैसी चीज़ों को r अलग अलग, हालांकि ये एलिमेंट्स अलग अलग हैं, फिर भी वो एक जैसी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि चीज़ों को इंटरचेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर इंटरचेंज तो करना नहीं है, तो हमने इन सारी की सारी n चीज़ों को एक जैसा मान लिया। तो n एक जैसी चीज़ों को r चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या होगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस। हालांकि ये एलिमेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग, लेकिन उनको एक जैसा मान लिया जाता है क्योंकि हम एक्चुअली यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम n चीज़ों को r में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए इस फार्मूले को हमें याद रखना है। तो ये फार्मूले फंक्शंस को लेकर के बनते हैं, जिनकी ज़रूरत हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी कई बार पड़ जाती है। इसको लिखो सब बच्चे ध्यान जरा पहले।